नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको संदेश देता हूँ, संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो घर से बाहर जब भी जाएँ मास्क पहन के जाएँ, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने पास रखें और समय-समय पर आप अपने हाथ साबुन से धोते रहें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट व 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें, हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम करें। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो अ, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, है ना? तो ये वीडियो जो है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट 24, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास और तो देखिए, जो इसकी डेट है अ, डेट क्या है इसकी? हाँ जी, तिथि 21 दिसंबर 2020 कक्षा 7 यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के विषय में। पिछली वर्कशीट में भी वही चर्चा कर रहे थे और आज भी वही चर्चा करेंगे, है ना? तो निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह को पहचानिए, है ना? 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, है ना? और सुलह कुल की स्थापना की। बैरम खान मेरे संरक्षक थे। तो बच्चों बताइए कौन है ये? ज़रूर, ये अकबर बादशाह हैं, ठीक है? तो आइए आज हम चर्चा करेंगे अकबर के विषय में। देखिए अकबर का जन्म आप ये मान सकते हैं 1542-43 के आसपास हुआ था। तो आइए अब हम और वो 13 साल की आयु में हुमायूँ की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा 1556 में, ठीक है? तो जब आप जानते ही हुमायूँ की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो फिर उसके बाद देखते हैं उस अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान, ठीक है? तो देखते हैं अम, ठीक है, 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, है ना? उसने सूरी और अन्य अफ़गान शासकों और निकटवर्ती मालवा, ठीक है? और गोंडवाना गोंडवाना तथा अम, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए, ठीक है? तो देखिए उसने क्या किया 1500 बैरम खान जो थे उनके संरक्षक थे, है ना? तो संरक्षक का मतलब क्या है जैसे कि आपके मम्मी-पापा आपके गार्जियन हैं, है ना? तो गार्जियन मतलब कोई भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, आंटी भी हो सकती हैं, मम्मी-पापा तो मतलब जो आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है कहीं भी। तो देखिए, जो बैरम खान थे क्योंकि अकबर तो बहुत छोटे थे जब वो गद्दी पर बैठे, तो उनकी सहायता करने के लिए, उनके संरक्षक के रूप में उनकी सहायता करने के लिए, उनकी ज़िम्मेदारी कोई कैसे क्या करना है, कैसे शासन चलाना है, ये सब बताने के लिए जो है अकबर को बताने के लिए बैरम खां को नियुक्त कर दिया गया था, किसने? हुमायूँ ने नियुक्त किया था, है ना? तो ये है बच्चों। तो उसके बाद में वो 1570 से के 56 से 70 के बीच में वो क्या है कि अपने उनसे घरेलू कर्मचारियों और बैरम खां से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी जो शासक थे और अफ़गान शासक थे, उनसे लोहा लिया, है ना? उनको हराया। पानीपत का युद्ध किया मैदान में, है ना? इसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं 1556 में जो हुआ था। हेमू को हराया था, हेमचंद्र को। और दूसरी बात में फिर उसको सूरी और अफ़गान शासकों को भी हराने के लिए अब उसने अभियान चलाए, है ना? तो ठीक है, अब देखते हैं 1568 में सुसोदियों की राजधानी चित्तौड़गढ़ और 1569 में रणथंभौर, ठीक है, पर कब्जा किया गया, ठीक है? और कद दो दूसरा 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के युद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा अहोम मतलब ठीक है, तो उसने क्या किया
अहोम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके विरुद्ध भी अभियान चलाए, है ना? फिर 1585 से 1605 के मध्य, ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं और आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है, ठीक है? देखिए, उसने जब ये अभियान चला रहा था, तो उसके लिए जो सौतेले भाई थे मिर्ज़ा हाकिम, उसने 1589 से 80 के बीच में विद्रोह कर दिया, जिसके कारण ये अभियान उनके और भी कठिन हो गए, ठीक है ना? अच्छा, अब देखते हैं, अभी 1516 से 1500, ठीक है? 1516 से 1585 से 1605 के बीच जो अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसने पश्चिम है ना में भी, ठीक है? तो उसने पश्चिम के मतलब जो पश्चिम की ओर था, है ना? वहाँ भी अभियान चलाया उसने। उसने उत्तर-पश्चिम की ओर, मतलब जो उत्तर-पश्चिम भारत की ओर भी अभियान चलाए गए, है ना? सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया, ठीक है? उसके बाद मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला दिया, ठीक है? और मतलब क्या, जब मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु हो गई, देखो उत्तर-पश्चिम में उसने अभियान चलाया, तो ईरान को ईरान के राजा जो सफ़ाविद थे उनको हराया, है ना? तो कंधार को कब्जे में कर लिया, फिर कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया, फिर काबुल को भी अपने में जोड़ लिया मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद में। फिर दक्कन में अभियान चलाए की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है? किसने? अकबर ने मिला लिया, ठीक है? दक्कन में मतलब दक्षिण भारत के आस-पास के जो अभियान शुरू हुए, तो इसने अकबर ने अहमदनगर, बरार, खानदेश और तमाम जो उसके हिस्सों को, है ना? अपने राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं अकबर की प्रशासनिक नीति की बात करते हैं। तो देखिए, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, अकबरनामा में, ठीक है? तो अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई प्रांतों में बँटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। तो देखिए, जो प्रांत था अकबर का, वो कई मतलब अकबर का राज्य था, वो कई प्रांतों में बँटा हुआ था। जैसे भारत देश कई राज्यों में बँटा हुआ है ना, तो उसमें भई पूरे देश पर प्रधानमंत्री का शासन है, और राज्य ब ब जो राज्य बँटा हुआ, वो भारत कई राज्यों में बँटा हुआ है, तो राज्यों में कौन शासन करता है? मुख्यमंत्री शासन करता है ना? तो इसी प्रकार पूरे देश पर तो अकबर शासन करते थे, लेकिन वो उन्होंने अपने राज्य को कई प्रांतों में बाँट रखा था, उनको सूबा कहते थे। सूबे को जो प्रांत का मुखिया होता था, सूबे का मुखिया उसको क्या कहते हैं? सूबेदार कहते थे, ठीक है? तो अब देखते हैं आगे। देखिए देखिए, सूबेदार अब कह जाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी प्रशासन के लिए जो सहायक अन्य भी अधिकारी भी होते थे, जो, ठीक है? बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और, ठीक है? धार्मिक धर्म मतलब सदर किसको कहते थे? जो धर्म कर्म में जो किए जाने वाले धर्म कर्म के काम करते थे, वो अधिकारी उनको सदर कहते थे, ठीक है? और फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर पुलिस अधिकारी आदि, ठीक है? तो कौन-कौन होते थे? प्रांत में फौजदार होते थे, है ना? बख्शी होते थे और सदर होते थे, और ये सब लोग होते थे, कोतवाल होते थे, है ना? तो ये इनके प्रशासन को सँभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है ना? अब देखते हैं धार्मिक नीति, ठीक है? तो पहले हमने प्रशासनिक नीति की बात की थी, और अब हम बात करते हैं धार्मिक नीति की। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ यानी प्रतिपादन किया। सहनशीलता, सहिष्णुता की धार्मिक धारणा यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु उसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक एक व्यवस्था
जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। ठीक है? तो देखो सुलह कुल की नीति की बात करता है अकबर, तो सुलह कुल की नीति में क्या था कि उन्होंने हर धर्म को समान माना, मतलब कि हर धर्म अच्छी-अच्छी बातें सिखाता है और हर धर्म की जो अच्छी-अच्छी बातें निकाल कर उन्होंने एक अपना धर्म बनाया। उसको क्या उसकी एक नीति बनाई, उसको हम सुलह कुल की नीति कहते हैं, है ना? तो उसमें ये था कि भई उसमें लोग सच्चे हों, ईमानदार हों, एकदम सबको न्याय मिलना चाहिए, कोई बेईमान ना हो, कोई चोरी ना करे, ये सब चीज़ें बताई उन्होंने। ठीक है बच्चों? और ये नीति हर जगह लागू की जा सकती थी। इसमें किसी धर्म के प्रति नफ़रत की कोई जगह नहीं थी, है ना? सब धर्म को अपने जैसा धर्म मतलब सब धर्म को समान मानने की इसमें घोषणा की गई थी, ठीक है? तो देखते हैं क्रियाकलाप 1 अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा और उसके जिल्दों के विषय में दिए गए विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो देखिए मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की जो आपकी किताब में थी। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फज़ल को आदेश दिया कि वे उसके शासन काल का इतिहास लिखे, है ना? अबुल फज़ल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और जिसका शीर्षक है अकबरनामा। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति की का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक नायाब है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मज़दूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, ठीक है? मतलब ये है कि देखो, जो उनका पहला अकबर ने जो अबुल फज़ल ने जो अकबरनामा लिखी थी, 3 खंडों में लिखी थी। तो पहले में क्या है कि तैमूर वंश की हिस्ट्री है, मतलब जो मुगलों की, बाबर की हिस्ट्री है ना? और हुमायूँ की। दूसरा है कि अकबर के शासन काल में जो घटनाएँ हुई हैं, उनके विषय में चर्चा करती है। तीसरी जो है, वो उसके अकबर के कहाँ-कहाँ शादियाँ हुई, किससे-किससे शादियाँ हुई, है ना? और उससे फिर उसके विषय में चर्चा करती है और राज्य प्रशासनिक नीति के विषय में चर्चा करती है, धार्मिक नीति के विषय में भी चर्चा करती है। ठीक है बच्चों? तो है ना? और दूसरी बात कि उस समय भारत में लोगों की संस्कृति कैसी थी, लोग क्या-क्या उगाते थे, है ना? राजस्व कितना प्राप्त होता था, ये सब के विषय में भी चर्चा करती है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना? अब प्रश्न 1 है, ठीक? अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएँ बताइए, ठीक है? अकबर की अकबर ने देखिए, है ना? अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, है ना? सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्म के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति का शांति पर बल था, ठीक है? तो प्रश्न 2 अकबर के प्रशासन की विशेषता बताइए, ठीक है? अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों में बँटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे, ठीक है? प्रत्येक प्रांत में एक व्यक्ति देखिए, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी होते थे, जो बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी आदि मंत्री मतलब नगर का पुलिस अधिकारी आदि, ठीक है? ठीक है? तो बच्चों ये था आज का वीडियो, मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं, ठीक है? तो है ना? अम, आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर